सोचो एक ऐसा कंट्री जहां किंग के पास अनलिमिटेड पावर हो, नोबल्स और क्लर्जी बिना टैक्स दिए लग्जरी लाइफ जी रहे हों और कॉमन पीपल पॉवर्टी, हंगर और इनजस्टिस फेस कर रहे हों। लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलता। फिर एक दिन सभी लोग बोल उठे, एनफ इज एनफ, बस बहुत हो गया। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि 1789 से 1799 की एक ऐसी रेवोल्यूशन जिसने वर्ल्ड को दिए लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जैसे पावरफुल आइडियाज। इस वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस, इसकी मेजर इवेंट्स और इसका फ्रांस और वर्ल्ड पर इम्पैक्ट। अगर आप क्लास 10 बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे our topic, the French Revolution. स्टूडेंट्स, ये वीडियो बाइलिंगुअल रहने वाला है, इसलिए डोंट पैनिक। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन, यू कैन सी द पिक्चर हियर। सबसे पहले हिंदी में देखते हैं भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 के बीच फ्रांस में हुई एक ऐसी ऐतिहासिक राजनीतिक और सामाजिक क्रांति थी। इस क्रांति से पहले फ्रांस में निरंकुश राजशाही और सामंती व्यवस्था प्रचलित थी। राजा के पास असीमित शक्तियां थीं और जनता को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। फ्रांसीसी क्रांति ने इस व्यवस्था को समाप्त कर आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव रखी। इंग्लिश वर्जन देखते हैं। The French Revolution was a historic political and social revolution that took place in France between 1789 and 1799. Before the revolution, France was ruled by an absolute monarchy and followed a feudal system. The king had unlimited powers and the people had no political rights. The revolution destroyed this system and laid the foundation of modern democratic values. फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, देखेंगे कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में भी, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक कारण यानी सोशल कॉजेस। फ्रांस का राजा 3 वर्गों में विभाजित था, जिन्हें फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था, जिन्हें एस्टेट कहा जाता था। पहला एस्टेट पादरी वर्ग का था, दूसरा एस्टेट कुलीन वर्ग का था और तीसरा एस्टेट सामान्य जनता से बना था, जिसमें किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। पहले और दूसरे एस्टेट को करों से छूट और अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि जो तीसरा स्टेट था उस पर करों का पूरा बोझ लदा हुआ था। सामाजिक असमानता और अन्याय ने जनता में असंतोष पैदा कर दिया। लेट्स सी दिस इन इंग्लिश। French society was divided into 3 estates. The first estate consisted of the clergy, the second estate included the nobility, and the third estate comprised common people such as peasants, workers, and the middle class. The first and second estates enjoyed tax exemptions, tax exemptions and privileges, while the third estate bore the entire tax burden. Social inequality and injustice created deep resentment among the people. नेक्स्ट कॉज था राजनीतिक कारण यानी पॉलिटिकल कॉजेस। फ्रांस पर राजा लुई 16वें का शासन था, जो एक निरंकुश शासक था। शासन की सारी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित थी। जनता को न तो शासन में भाग लेने का अधिकार था और न ही अपनी समस्याएं व्यक्त करने की स्वतंत्रता। राजा की अयोग्यता और निर्णय लेने में कमजोरी ने राजनीतिक संकट को और गहरा कर दिया। इंग्लिश।
France was ruled by King Louis XVI, who was an absolute monarch. All powers of governance were concentrated in the hands of the king. The people had neither the right to participate in administration nor the freedom to express their grievances. The king's inefficiency and weak decision making worsened the political crisis. तीसरा कारण देखते हैं, आर्थिक कारण यानी इकोनॉमिक कॉजेस। फ्रांस की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम जैसे महंगे युद्धों में भाग लेने से देश पर भारी कर्ज हो गया था। शाही परिवार का विलासपूर्ण जीवन और करों की असमान व्यवस्था ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। तीसरे एस्टेट पर करों का अत्यधिक बोझ था, जबकि अमीर वर्ग कर नहीं देता था। इंग्लिश, France's economic condition was extremely poor. Participation in costly wars, such as the American War of Independence, had pushed the country into heavy debt. The extravagant lifestyle of the royal family and an unfair taxation system further worsened the situation. The third estate suffered under heavy taxes while the wealthy paid none. तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको कि कितना यहाँ इनजस्टिस था कि जो थर्ड एस्टेट था यानी आम जनता थी उसी पर सारे करों का बोझ लाद दिया गया था और जो नोबल और क्लर्जी थे उन पर कोई टैक्स नहीं था। नेक्स्ट कॉज देखते हैं चलिए, बौद्धिक कारण यानी इंटेलेक्चुअल कॉजेस। 18वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने फ्रांसीसी समाज को वैचारिक रूप से प्रभावित किया। रूसो ने जनता की संप्रभुता का सिद्धांत दिया। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की बात की और मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन विचारों ने लोगों को निरंकुश शासन के विरुद्ध खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। Let's say in English, the philosophers of the 18th century intellectually influenced French society. Rousseau advocated the idea of popular sovereignty. John Locke spoke of natural rights, and Montesquieu proposed the theory of separation of powers. These ideas inspired people to oppose absolute monarchy. अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई थी। मेजर इवेंट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहले एस्टेट्स और जनरल की बैठक होती है, 1789 का टाइम है ये। क्या हुआ, वित्तीय संकट से निपटने के लिए राजा लुई 16वें ने 1789 में एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। इस सभा में मतदान प्रत्येक एस्टेट को एक एक वोट देने के आधार पर होता था। तीसरे एस्टेट ने व्यक्ति के आधार पर मतदान की मांग की ताकि उसकी संख्या के अनुसार उन्हें प्रतिनिधित्व मिल सके, लेकिन राजा और उच्च वर्ग ने इसे अस्वीकार कर दिया। देखिए क्या था, यह मतदान यानी वोटिंग होती थी, तो तीनों एस्टेट्स आएंगे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। इस सभा में प्रत्येक एस्टेट को एक एक वोट देने का अधिकार था। यानी यहाँ जो वोट था वो पर हेड या प्रति व्यक्ति काउंट नहीं हो रहा था, यहाँ एस्टेट वाइज था। यानी आपको नोबल एस्टेट और क्लर्जी एस्टेट जो दोनों थे, इनका एक एक वोट था, और पूरा जो तीसरा एस्टेट था जिसमें सभी लोग आते थे, आम जनता आती थी, उसको भी केवल एक वोट देने का अधिकार था, जबकि जो मेजोरिटी थी वो थर्ड एस्टेट की ही थी। ठीक है, तो तीसरा एस्टेट जो था उसने क्या कहा कि व्यक्ति के आधार पर मतदान की मांग करी, डिमांड करी कि जो वोटिंग है वो कैसी हो, पर्सनल लेवल यानी कि व्यक्ति के आधार पर हो। लेकिन उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको क्या करा राजा ने और उच्च वर्ग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर डिमांड हो रही है लेकिन ये क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वोट काउंट जब दोनों ऊपरी वर्ग यानी कि पहला और दूसरा स्टेट एक तरफ हो जाते थे तो अनुपात क्या रहेगा, 2:1, यानी दोनों वर्ग ऊपर हो गए। और जो तीसरा स्टेट था जिसमें लोगों की संख्या ज्यादा थी वो फिर भी हार जाता था, यानी उसकी कोई डिमांड नहीं सुनी जाती थी। ठीक है, इसी को इंग्लिश में देखते हैं। टू डील विद द फाइनेंशियल क्राइसिस, किंग लुइस 16 convened the Estates General in 1789. Voting was based on one vote per estate. The third estate demanded voting by head so that they could have
fair representation according to their numbers. But the king and the privileged estates rejected the demand. ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो उनकी कोई डिमांड नहीं सुनी जा रही, उल्टा उन पर अत्याचार किया जा रहा है। नेक्स्ट, टेनिस कोर्ट की शपथ यानी टेनिस कोर्ट ओथ। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों को सभा कक्ष में प्रवेश से रोक दिया गया। जो थर्ड एस्टेट था यानी आम जनता, उसको जो सभा कक्ष था उसे प्रवेश से ही रोक दिया, जिसके बाद वे टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। कहाँ इकट्ठे हो गए वो? टेनिस कोर्ट। उन्होंने तब तक अलग ना होने की शपथ ली जब तक कि एक संविधान तैयार न हो जाए। यह घटना क्रांति का निर्णायक मोड़ बनी। When the representatives of the third estate were denied entry to the meeting hall, they gathered at the tennis court. They took an oath not to disperse until a constitution was drafted. This event became a turning point in the revolution. अपनी अगली हेडिंग देखते हैं, बास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789। ठीक है, तो 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल किले जेल पर हमला किया। यह जेल निरंकुश शासन और अत्याचार का प्रतीक थी। इसके पतन ने जनता का मनोबल बढ़ाया और पूरे देश में क्रांति फैल गई। ठीक है, यहाँ जनता ने हमला कर दिया। अब पूरे देश में क्या हुआ? क्रांति फैल गई। On 14 July 1789, revolutionaries attacked the Bastille Fortress prison. It was a symbol of tyranny and oppression. Its fall boosted public morale and spread the revolution across France. Next, क्या हुआ? मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा। राष्ट्रीय सभा ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति का अधिकार और कानून के समक्ष समानता को मूल अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया। देखिए, वो तो सब वहां हमला कर दिया, हटा दिया उसे। राष्ट्रीय सभा ने अब क्या किया? मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा कर डाली, जिसमें क्या रखा गया? स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति का अधिकार और कानून के समक्ष समानता को मूल अधिकारों के रूप में स्वीकार किया। और यहीं से मूल अधिकार जैसी अवधारणा हमारे सामने आई, जिसे हमारे संविधान में भी कॉपी किया गया है। ठीक है, तो ये घोषणा हो रही है यहाँ पर। The National Assembly adopted the Declaration of the Rights of Man and Citizen, recognizing liberty, equality, and right to property and equality before law as fundamental rights. ठीक है, चलिए। लुई 16वें को फांसी, 1793 का टाइम था। राजा पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और 1793 में उसे गिलोटिन द्वारा फांसी दे दी गई। इसके साथ ही फ्रांस में राजशाही का पूर्ण अंत हो गया। तो इस तरह से देख सकते हैं आप। The king was accused of treason and executed by guillotine in 1793. This marked the complete end of monarchy in France. आतंक का शासन। फिर 1793 से 1794 का टाइम कैसा रहा? रॉबेस्पियर के नेतृत्व में आतंक का शासन स्थापित हुआ। इस दौरान क्रांति के शत्रु माने जाने वाले हजारों लोगों को फांसी दी गई। अंततः रॉबेस्पियर भी जनता का समर्थन खो बैठा और उसे फांसी दे दी गई। ठीक है, अंडर रॉबेस्पियर द reign of terror was established. Thousands of people considered enemies of the revolution were executed. Eventually, Robespierre lost public support and was executed. अब इसमें देखते हैं महिलाओं की भूमिका क्या रही। रोल ऑफ वुमेन। महिलाओं ने रोटी की कमी और महंगाई के खिलाफ आंदोलन किए और राजनीतिक क्लब बनाए। हालांकि उन्होंने समान अधिकारों की मांग की, लेकिन उन्हें अभी मताधिकार तक भी नहीं दिया गया। देखते हैं, वुमेन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ब्रेड शॉर्टेजेस एंड rising prices and formed political clubs. Although they demanded equal rights, they were denied voting rights. उन्हें वोट देने का राइट भी नहीं मिला। अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव क्या रहा। इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना की
और विश्व को स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के विचार दिए। इसने कई देशों के राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित किया। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एस्टेब्लिश्ड democracy in France and gave the world the ideas of liberty, equality, and nationalism. It inspired political movements in many countries. लास्ट में देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकला, कॉन्क्लूजन। फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा को सुदृढ़ किया। The French Revolution was a significant event in modern world history. It strengthened the concepts of human rights and democratic governance. ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हम खत्म करते हैं। इसी तरह से और भी टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल ये 10th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, इनको कॉपी कर सकते हैं आप लोग। तो कैसा रहा आपके लिए वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर लिखें, अपना फीडबैक दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।